ऑपरेशन रिसर्च के 4th लेक्चर में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नेसेसरी कंडीशन फॉर अ जनरल एनएलपीपी विथ यम इज लेस यन कॉन्स्टेंट्स के लिए। यहाँ से मैं अपने 3rd लेक्चर में बताया था कि जो नेसेसरी कंडीशन लिया था वो किसी भी डिसीजन वेरिएबल जिसमें होते हैं वहां पर हमने केवल 2 डिसीजन वेरिएबल पर बात किया था, जो कि एक था x1 और सेकंड था x2। अब यहाँ पर जनरल कहा है कि जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के लिए नेसेसरी कंडीशन डिस्कस करेंगे, जहां पर जो कंस्ट्रेंट होगा वो m ऑर्डर तक होगा, जिसमें डिसीजन वेरिएबल होंगे वो n होंगे, जो कि m से बड़ा होगा ऐसे कंस्ट्रेंट के लिए। तो इसके लिए हम एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं जो कि नेसेसरी कंडीशन फॉर अ जनरल एनएलपीपी के लिए है। तो यहां से कहेंगे कि कंसीडर ए जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यहां से एक जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को कंसीडर करते हैं। तो जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के लिए मैक्स और मीन ऑफ जेड जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग है तो फंक्शन डिफाइंड होगा, और यहां से जो डिसीजन वेरिएबल लेंगे वो x1 x2 ... xn टर्म्स तक लेंगे, क्योंकि यही हमारा जो होता है डिसीजन वेरिएबल है, जो कि n ऑर्डर तक है। साथ ही साथ इसमें सब्जेक्ट टू कांस्टेंट होगा। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो होगा वो इस हिसाब से होगा कि g(i) x1 x2 ... xn टर्म तक लेंगे, और ये इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट के। जैसे ही हम जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की डिफिनेशन पढ़े थे, तो यहां से आप देख सकते हैं ये है जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की डिफिनेशन। तो डिफिनेशन में मैं दिखाया था कि सबसे पहले एक फंक्शन को लिया था जो कि जिसके डिसीजन वेरिएबल यहाँ पर जनरल कहा था, इसलिए इसमें डिसीजन वेरिएबल x1 से xn तक हो गया था। साथ ही सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बनाए थे, तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में g1 g2 ... gm तक लिया जा रहा था, तो m ऑर्डर तक लिया जा रहा था। साथ ही इसमें जो डिसीजन वेरिएबल थे x थे, तो इसी 1 2 ... m तक को डायरेक्टली हमने यहाँ पर g के पावर i से रिप्रेजेंट कर दिया, और डिसीजन वेरिएबल x1 x2 ... xn तक शो करा दिया। अब यहाँ इक्वलिटी कांस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल और इक्वल तीनों चीज होता है, बट यहाँ पर हम इक्वलिटी कांस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं, तो इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट ci लिखने का ये सेंस। जैसे यहाँ पर देखिए डिफिनेशन में इक्वल कांस्टेंट b1 b2 ... यहाँ से ये bm लिया जाएगा, bm तक लिया जा रहा है, तो इसी को यहाँ पर मैंने b न लेके c लिया है, और यहाँ i इसलिए लगाया है क्योंकि c1 c2 ... cm सिमिलरली इसी कंडीशन से आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट टू कांस्टेंट मेरा वही बनेगा कि g(i) x1 x2 ... xn इक्वल टू ci। साथ ही यहाँ से जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में जो कंडीशन c पढ़े थे वो ये कह रहा था कि जितने भी डिसीजन वेरिएबल होते हैं वे सभी ग्रेटर आर इक्वल क्या होते हैं, 0 से होते हैं, अर्थात या तो 0 वैल्यू होंगे या फिर पॉजिटिव वैल्यू होता है। ठीक है, और यहां से आप i की वैल्यू समझ गए कि i का वैल्यू 1 2 ... m टर्म्स तक। अभी मैंने दिखाया कि ये i का वैल्यू यहां से यहां तक कैसे हो रहा है जब आप जनरल
नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की डेफिनेशन पढ़े थे, तो वहां से आपको ये चीज देखने को मिला था। साथ ही नेसेसरी कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे कि जो भी मेरा गिवन इक्वेशन होता था, लाइक दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में इस कांस्टेंट टर्म्स को हम RHS से LHS साइड में ले आते थे और इसमें से इस वैल्यू को घटा देते थे, और घटाने के बाद मेरे RHS 0 बन जाता था। ऐसा हम अभी आप जब लेग्रांजेस मल्टीप्लायर कंडीशन देख रहे थे तो उसमें ऐसा किया जाता था। तो वही काम यहाँ से करेंगे। इस टर्म के लिए यहाँ से आप लिख देंगे कि जो g पावर i x1 x2 डॉट 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 xn, इस ci को जैसे ही इधर लाएं तो ये हो जाएगा ci इक्वल हो जाएगा 0 के, और इसी को हम मान लेते हैं कि h पावर i x1 x2 डॉट 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 xn तक। तो यहां तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यहां से जो i की वैल्यू है इसके लिए, तो यहां से जो मेरा फाइनली इक्वेशन होगा, जो इक्वेशन का स्टेटमेंट लिए थे, जो प्रॉब्लम को कंसीडर किए थे, तो उस स्टेटमेंट में तो उस स्टेट का रीस्टेटेड फॉर्म क्या बनेगा कि यहां से मैक्स और मीन ऑफ जेड इक्वल हो जाएगा f x1 x2 डॉट 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 xn हो जाएगा, और यहां से फिर सब्जेक्ट टू कांस्टेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, इसको हम कर देंगे कि h पावर i x1 x2 डॉट 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 xn हो जाएगा। ये ओवरऑल इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यही हमारा लेग्रांजेस मल्टीप्लायर्स मेथड कहता था। तो डियर स्टूडेंट, यहां से अब हम करते क्या हैं कि जब नेसेसरी कंडीशन बनाने के लिए उससे पहले हम एक लेग्रांज फंक्शन को डिफाइन करते हैं। वो लेग्रांज फंक्शन क्या होता है? लेग्रांज फंक्शन होगा पूरे, मतलब जितने भी डिसीजन वेरिएबल यहां पर हैं, ये सब डिसीजन वेरिएबल के लिए लेग्रांज फंक्शन डिफाइंड होता है। साथ में वहां पर एक लेग्रांज मल्टीप्लायर लैम्डा को भी साथ में इंक्लूड करते हैं। तो यहां से हर एक डिसीजन वेरिएबल को अलग अलग न लेकर हम इसे डायरेक्टली लेग्रांज फंक्शन को इस हिसाब से डिफाइन करेंगे। इसको हम पूरे डिसीजन वेरिएबल को मान लेंगे कि ये पूरा डिसीजन वेरिएबल कैपिटल X है, और साथ में यहां से लैम्डा को इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, लैम्डा मेरा क्या है? लेग्रांज मल्टीप्लायर है। तो ये लेग्रांज फंक्शन इस हिसाब से डिफाइंड होता था कि जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से जो भी रीस्टेटेड फॉर्म से सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बना है, उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते थे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से माइनस कर देते थे। तो वही वैल्यू हमारा लेग्रांजेस फंक्शन होता था। तो यहां से क्या करेंगे कि जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो f x1 x2 डॉट 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 xn के टर्म में है। यहां से इस सभी डिसीजन वेरिएबल को मैं कैपिटल X मान लिया हूं। तो यहां से एज इट इज आप इसे लिख सकते हैं कि f कैपिटल X, इसमें से माइनस कर देंगे लैम्डा i का मल्टीप्लाई करके, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट रीस्टेटेड फॉर्म का बना है। अब इस hi को लिख दिए, और ये हो गया कैपिटल X। यहां से i की वैल्यू कहां से कहां तक है? समीशन लगा के लिख देंगे i की वैल्यू 1 to m है। तो यही जो फंक्शन डिफाइंड हुआ है, दिस इज कॉल्ड द लेग्रांजेस फंक्शन। यहां से हम कह सकते हैं कि वेयर जो कैपिटल X है वो क्या है? x1 x2 डॉट 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 xn है, और साथ ही साथ जो लैम्डा है वो क्या है? लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऐसो ऑन लैम्डा em तक। ठीक है।
तो यहां से एज्यूमिंग दैट कि जो L है, F है और H पावर I है आर ऑल डिफ्रेंशिएट पार्शियली, इसे हम इन सभी को पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 डॉट 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 xn, मतलब जितने भी डिसीजन वेरिएबल हैं उसके रेस्पेक्ट में हम L, F और H पावर I को पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि जो L, F, H है ये सभी जो कि सेपरेशन वेरिएबल सेपरेशन टर्म का है, तो उस टर्म को हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे ये सभी डिसीजन वेरिएबल के साथ, और साथ ही साथ जो लैम्डा लिए हैं उनके भी साथ इन तीनों को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो द नेसेसरी कंडीशन आर गिवन बाय, तो यहां से हमें ये क्या देगा, नेसेसरी कंडीशन देगा। तो द नेसेसरी कंडीशन इज गिवन बाय, तो यहां से नेसेसरी कंडीशन हमको मिल जाएगा कि डेवा L अपान डेवा एक्स जे इक्वल हो जाएगा डेवा F अपान डेवा एक्स जे माइनस में सिग्मा I इक्वल टू 1 to m लैम्डा I डेवा H पावर I x अपॉन में डेवा एक्स जे आर इक्वल 0। अब आप कहेंगे कि ये कहां से है, तो जो भी यहां से फंक्शन इस टाइप से बनता था L इक्वल टू एफ माइनस लेमडा इंटू एच, यहां से, ठीक है। इस फंक्शन में होता क्या था कि ये L के लिए मैं मान लिया हूं कि ये x और j के हैं, तो मतलब x और लेमडा इस टाइप का क्या ले रहे थे, लेग्रांजेस फंक्शन। तो यहां इस L को सभी डिसीजन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है और साथ ही साथ लेमडा के रेस्पेक्ट में भी करना है। तो सबसे पहले मैं xj ले रहा हूं। xj का ये सेंस होगा कि xj मेरा जो है डिफ्रेंशिएट कर देगा सभी डिसीजन वेरिएबल्स के लिए और फिर उसके बाद लेमडा के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हमको यहां से नेसेसरी कंडीशन मिल जाएगा। तो इस हिसाब से जब xj के रिस्पेक्ट में किया तो आर डिसीजन वेरिएबल्स के लिए ये L को xj के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया तो फंक्शन f का भी पार्शियली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और साथ ही साथ जो लैम्डा I hi में भी डिफ्रेंशिएट होता, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था और घट रहा था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से, उसको भी हमने xj के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो इस तरीके से यहां से कंडीशन बना। साथ ही फ्रेंड्स यहां से आप देख सकते हैं कि जब इसी को हम लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कुछ इस तरीके का फंक्शन हमको यहां से मतलब डिफरेंशिएशन फॉर्म मिल जाएगा, ठीक। तो यहां से फ्रेंड्स फाइनली हम कह सकते हैं कि दीज m प्लस n नेसेसरी कंडीशन कैन बी रिटेन एज, तो इस m प्लस n टाइप्स की जो नेसेसरी कंडीशंस हैं इसको हम इस हिसाब से लिख सकते हैं कि जो L लेग्रांजेस फंक्शन ले रहे थे उसको j के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो वो Lj होगा, फिर Fj हो जाएगा और टोटली ये लेमडा hi जो बनता था उस कंडीशन से यहां हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जब लेमडा के रेस्पेक्ट में किए तो L लेमडा j टर्म तक हो रहा है तो L लेमडा j हो जाएगा जो कि इक्वल हो जाएगा माइनस h पावर i, ये इक्वल हो जाता है 0 के। तो यहां से ओवरऑल h पावर i इक्वल हो जाएगा 0 के, जहां से j 1 to n है क्योंकि सभी डिसीजन वेरिएबल्स कहां से थे 1 से n तक थे और i क्या है जो कि gi मतलब G1 G2 ऐसे है, तो I 1 से m तक है जो कि पहले कह दिया है कंडीशन। और यहाँ पर fi का मतलब है कि डेवा fx अपान डेवा xj, मतलब सभी डिसीजन वेरिएबल्स को जो फंक्शन ले रहे थे उनको xj के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर जो आया उसे fi मान लिया गया है। और hix मतलब जो भी मैं फंक्शन रीस्टेट करके सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बना है और x कैपिटल मेरा x1 to xn तक है ही, तो उन सभी डिसीजन वेरिएबल के लिए जो hi आया है उसको हमने
एच आई से रिप्रेजेंट किया है और एच जे मेरा, अगर इसी एच आई को पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर आया है, एच जे आया है, तो इस हिसाब से नेसेसरी कंडीशन मेरा यही बना। तो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये मेरा लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे और जगह तक शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ऑपरेशन रिसर्च के 5th लेक्चर में, इसी नेसेसरी कंडीशन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।